Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Some Natural Phenomena. In class 7th, you read about wind, storm and cyclones. आपने क्लास 7th के अंदर winds, storm और cyclone के बारे में natural phenomena के बारे में read कर लिया था. You learned that cyclone can cause a lot of damage to human life. आपने उसमें read किया कि जो cyclones हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ human life का and property का. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. और इन जितने भी ये जो नेचुरल फिनोमेना उनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमें, नुकसान होता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी. इसीलिए हमें इन सब चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट को अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी शिल डिस्कस, आज के जो चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना. क्योंकि स्टॉर्म, साइक्लोन और विंड ये सब चीजें अपन ने क्लास 7th में रीड कर ली थी. अब क्लास 8th के अंदर जो हमें रीड करना है वो क्या है? दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. लाइटनिंग क्या होती है, व्हाट इज लाइटनिंग, हाउ इट इज हैपन, है ना, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं लाइटनिंग के, एंड हम कैसे इन नेचुरल फिनोमेना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आवरसेल्फ को. ओके, तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन take to minimize destruction caused by these phenomena. हमें क्या चीजों को, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए या अप्लाई करने चाहिए उस टाइम पे कि जो भी उन नेचुरल फिनोमेना से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको हम कम से कम कर सकें. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग. ओके, यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल. आपने इलेक्ट्रिक पोल पर कभी स्पार्क देखा होगा कि लूज वायर हो जाते हैं तो आपस में टच होकर स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन when wind is blowing and shaking the wires. आपने इसको नॉर्मली तब देखा होगा जब बहुत तेज हवा चल रही होती है और जो वायर्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, और जो वायर्स हैं वो आपस में शेक हो रहे होते हैं. तो उस टाइम पे हमें ये चीज देखने को मिल सकती है. यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज. वहां पर नहीं तो आपने अपने घर के किसी भी सॉकेट पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका जो प्लग है उसको आपने कहीं पर अटैच कर रखा है और वो उस प्लग में या उस सॉकेट में थोड़ा सा लूज है. ओके, अगर वो लूज है तब भी आपने कुछ स्पार्क्स नोटिस किया होगा क्योंकि वो स्पार्क उसमें से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि वो उसमें लूज है तो बार बार टच होगा, बार बार स्पार्क होगा, तो इस वजह से तो आपने उस जगह पर प्लग लूज होने पर भी उस सॉकेट के अंदर इस तरीके की लाइटनिंग देखी होगी. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. जो लाइटनिंग है यानी कि बिजली का जो कड़कना है वो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है. जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क सॉकेट में हो रहा है, वायर्स में हो रहा है, सेम वैसे लाइटनिंग भी होती है, बट ऑन अ हुज स्केल, लेकिन बड़े लेवल पे. जैसे स्पार्क है तो वो बहुत छोटी बहुत तार जो है थोड़ी बहुत चिंगारी निकल जाती है. लाइटनिंग आपने देखी होगी कितना बड़ा स्पार्क होता है उसमें, है ना, तो बस वो बड़े स्केल पे होती है, लेकिन जो रीजन है, जो पर्पस, जो रीजन है उसको प्रोड्यूस होने का वो सेम ही होता है. In ancient time, people did not understand the cause of spark. जो पुराने टाइम के लोग थे वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि ये स्पार्क हुआ क्यों है. They were afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. जब भी लाइटनिंग होती थी वो लोग बहुत डर जाते थे और वो ऐसा मानते थे कि जब भी लाइटनिंग और ये सब चीजें होती हैं तो उस टाइम पे गॉड जो है वो हमसे बहुत ही नाराज हो जाते हैं. जब गॉड बहुत गुस्से में होते हैं तब इस तरीके की चीजें जो है वो हैपनिंग में आती हैं, तो इस वजह से वो लोग फियर में आ जाते थे. Now of course we understand the lightning is caused by accumulation. लेकिन अब हम जानते हैं और समझते हैं कि lightning क्यों होती है. The lightning is caused by the accumulation of charge in the clouds. Clouds के अंदर जो accumulation होता है charges का, यही reason है जिसकी वजह से lightning होती है. We need not to be afraid of lightning. हमें जरूरत ही नहीं है lightning से afraid होने की. But we have to take प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ. लेकिन हमें उसे डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को उनसे बचाने के लिए. फ्रॉम डेडली स्पार्क, जो
जो भी स्पार्क होता है उस लाइटनिंग के टाइम पे उससे बचने के लिए। यहाँ पर आया, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। ये देखिए, ये जो लाइन है अपनी, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड, इस वजह से लाइटनिंग होती है। तो अभी क्या चीज होती है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज? इस लुक एट दिस पिक्चर। आप देखिए कि वाटर वेपर जब बन रहा होता है, सन ने वाटर वेपर को लिया, वाटर वेपर ऊपर गया, तो वो क्या होता है, इस तरीके से क्लाउड्स में चार्जेस में ये कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, देन नीचे के जो क्लाउड्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और हमें इस चीज की नॉलेज है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये जो नीचे जो क्लाउड्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया है, वो अर्थ पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से, जो भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है और दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटनिंग है, वो जो स्पार्क है वो प्रोड्यूस होता है और ये ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए जो लाइटनिंग है वो बहुत ज्यादा दिखाई भी देती है और उसका हमें एक साउंड भी सुनाई देता है। ये साउंड आपने, अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं, एक जनरल बताया, बाद में जब ये टॉप पॉइंट आएगा कि लाइटनिंग का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कीजिए, उसमें अपन लाइन टू लाइन और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी जनरल हमने रीड कर लिया कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है। भाई एक जगह पर इस तरीके से क्लाउड्स में चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो अभी अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्राई करते हैं उनको अट्रैक्ट करने का, उसी वजह से स्पार्क होता है और स्पार्क होने के कारण हमें वो साउंड भी प्रोड्यूस होती है और वो लाइटनिंग दिखाई देती है। ठीक है? Next is the spark that Greek knew about, जो the ancient Greeks knew as early as 600 BC। इससे पहले के लोगों ने देखा कि that when अंबर एक सब्सटेंस का नाम है, एक, ठीक है, अंबर इज अ काइंड ऑफ रेजिन, ये एक रेजिन है, वाज रबर्ड विद, देखो रेजिन क्या इसको बोलते हैं, जैसे प्लांट में से कुछ लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होता है, ठीक है, उसी से फिर कुछ स्टोन टाइप का कुछ बना देते हैं। देखिए पिक्चर देखिए आप, आपको क्लियर होगा कि अंबर क्या चीज होती है। ये देखिए, ये जो है, ये जो पिक्चर है ये किसकी है बेटा, अंबर की है। ठीक है, ये जो पिक्चर है वो किसकी है, अंबर। उस रेजिन को सॉलिड फॉर्म, मतलब एनवायरनमेंट में आने के बाद में वो इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। और इसी अंबर का यूज वो पुराने टाइम पे ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज किया करते थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात हो रही है अपने। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये जो अंबर है ये एक टाइप का रेजिन ही है, मतलब प्लांट से निकलने वाला एक लिक्विड, दूधिया टाइप का, ऐसा ये जो येलोइश लिक्विड निकलता है जो थोड़ा टाइम बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। वाज रब्ड विद फर। तो अब ये जो आपको दिख रहा है कि स्टोन टाइप का है, दिखाई दे रहा है अपने को ना, तो इस अंबर को क्या किया, फर के कपड़े पर बहुत जोर से रब किया। इट अट्रैक्ट, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये अट्रैक्ट कर रहा है लाइट ऑब्जेक्ट को, सच एज हेयर, जैसे हेयर हो गए उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जनरल वो वाली चीजें हैं जो अपन स्कूल में आप भी करते होंगे या आपने भी कभी किया होगा कि हम स्केल को अपने सर पर बहुत तेजी से रब करते हैं और वो फिर ना पीसेस ऑफ, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने देखा है ऐसा? तो क्या आपको ये पता है कि ऐसा सब होता क्यों है? देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी मेटल का बना होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और हमें ये भी पता है कि हम सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अभी ना, तो सॉलिड सब्सटेंस किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। सॉलिड सब्सटेंस किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स से भी छोटा जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, स्मॉल एटम से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, स्मॉल एटम से। एटम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें आपकी बड़ी क्लासेस में आएंगी। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमें पता है एटम मॉलिक्यूल से बनता है और मॉलिक्यूल से भी छोटी एक चीज है जो सब्सटेंस को बनाने में काम आती है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या होती है बेटा, एटम होता है। और एटम के अंदर आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड होता है बेटा इलेक्ट्रॉन और एक वर्ड होता है प्रोटॉन। ठीक है, जब कोई भी, जैसे मान लीजिए हम स्केल की बात करते हैं, ये कोई स्केल का पीस है, वो स्केल का जो पीस है वो किससे, बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे क्या है, प्रोटॉन है। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, से बहुत सारे। मान लीजिए 8 to 10 इसके अंदर, मैं कलर शो कर देती हूँ इसके अंदर ना। तो सपोज करते हैं
कि जो मैं राउंड रेड कलर की चीज बना रही हूँ ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। ये सपोज करते हैं हम प्रोटॉन है, ओके। और जो ब्लू कलर से डॉट बना रही हूँ वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली जो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब दो न्यूट्रल सब्सटेंस को सपोज करते हैं कि ये दो न्यूट्रल सब्सटेंस हैं जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं, दो ऊपर वाला भी न्यूट्रल है, नीचे वाला भी न्यूट्रल है, ठीक है। दोनों को हम बहुत जोर से रब करते हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत जोर से रब करते हैं एक दूसरे पर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स सपोज करते हैं इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा था, दोनों ऊपर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन थे, नीचे वाले में भी और 8 ही प्रोटॉन थे, तो उसका मतलब क्या था, वो क्या है, न्यूट्रल है। सपोज करते हैं नीचे वाले में 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। जब हम इन दोनों को एक दूसरे पे रब करते हैं तो सपोज करते हैं कि इस 8 इलेक्ट्रॉन वाले में से कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले गए, ट्रांसफर हो गए, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए 6 और प्रोटॉन रह गए कितने, 8, ओके। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन रह गए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए तो प्रोटॉन्स के नंबर क्या हो गए, ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, ज्यादा। तो दैट मीन्स ये जो ऊपर जो मटेरियल है वो उस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और जस्ट इससे अपोजिट मटेरियल की बात करते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और पहले 10 प्रोटॉन थे, अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पास हो गए हैं, तो ऊपर वाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर किसके नंबर इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो गए, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है इसको हम कितनी, ये क्या, इनमें इतनी पावर आ जाती है कि जो लाइट होते हैं ना, जो भी सब्सटेंस, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हमने स्केल को रब किया और हम एक कॉपी के पास में ले गए, पूरी कॉपी की कॉपी उठकर उस स्केल पर चिपक गई, मैं ये बात नहीं बोल रही। बहुत लाइट सब्सटेंस, छोटे छोटे आप कागज के टुकड़े करोगे तब वो उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। जैसे हेयर्स है हमारे, वो बहुत लाइट सब्सटेंस है, तो अपन हेयर्स के ऊपर इस तरीके से करेंगे तो हमारे हेयर अप डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। जैसा आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, आपने कभी स्वेटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होंगे या पहन रहे होंगे, तब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो हैंड पे जो हेयर होते हैं या आपके सर पे जो बाल है, छोटे छोटे जो बाल हैं, वो क्या होते हैं, उस जैसे ही उसपे जो स्वेटर है वुलन जब रब होती है तो हेयर्स उसकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एक हल्का सा क्रैकिंग साउंड भी आता है ना। तो कई बार आप स्वेटर को बिल्कुल अंधेरे कमरे में उतार रहे हैं या पहन रहे हैं तो आप देखेंगे, जोर से उसको हिला रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे स्पार्क्स बन रहे होते हैं। वो उनका रीजन सिर्फ यही है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो बहुत ही लो लेवल पे बात होती है कि हम ऐसे रब करके स्केल को रब किया और वो चीज छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने अंबर जो ऑब्जेक्ट है इसको फर से अट्रैक्ट किया, फिर हमने देखा कि ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हमारे हेयर हो गए, स्मॉल पेपर्स हो गए, उनको अपनी तरफ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन या पॉलिएस्टर क्लोथ, आपने पॉलिएस्टर क्लोथ्स को या वुलन क्लोथ्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे होंगे या पहन रहे होंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं। इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, अगर आप अंधेरे में इन कपड़ों को टेक ऑफ कर रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो स्पार्क आपको थोड़ी थोड़ी लाइट भी आपको दिखाई देती है। यू इवन सी ए स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड, और आपको वो स्पार्क भी दिखाई देता है और उनसे प्रोड्यूस होने वाला छोटा छोटा सा क्रैकलिंग साउंड भी आपको सुनाई देगा। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नेम याद करना, इन्होंने सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था वो पढ़ते हैं। एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे इन्होंने शो किया था द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ, जो भी लाइटनिंग आपके क्लोथ से स्पार्क होती है
आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना, ये बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है किसका, लाइटनिंग का। जो लाइटनिंग में जो लाइट आ रही है और जो हम स्वेटर या कुछ भी पॉलिस्टर का क्लॉथ उतार रहे हैं उस टाइम पे जो स्पार्क हो रहा है वो दोनों चीजें सेम टू सेम है, बस वो ह्यूज अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में लाइटनिंग होती है, इस वजह से हमें क्लियरली दिखाई देती है और साउंड भी बहुत तेज सुनाई देता है, और ये स्मॉल अमाउंट होता है, बस डिफरेंस ये होता है अकॉर्डिंग टू हिम। However, it took 2000 year for this realization to occur. इन्होंने तो ये बात 1752 में बोल दी थी, लेकिन इनके 2000 ईयर बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि इन्होंने क्या कहा था, सही कहा था। अब वो जो कह रहा है कि आई वंडर व्हाई दे टुक सो मेनी ईयर टू रियलाइज द सिमिलैरिटी, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि इतने साल लगे रियलाइजेशन में, भाई 2000 ईयर लग गए, तो सोचने वाली बात है कि इतने ईयर्स लग गए कि दोनों सेम चीज है ये जानने में। तो पहली इसका आंसर दे रही है कि साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। जो साइंटिफिक स्टडीज होती हैं या डिस्कवरीज होती हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है, बहुत सारे लोगों का। इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम, और कुछ चीजों को प्रैक्टिकल करने में या डिस्कवरीज करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जैसे इसमें 2000 ईयर लगे हैं, तो ये पॉसिबल है कि कुछ चीजों को डिस्कवर करने में काफी टाइम लग भी सकता है। वी शेल नाउ स्टडी फ्रॉम सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। वी शेल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो स्पार्क है कैसे सिमिलर है, रिलेटेड है किससे, लाइटनिंग से जो स्काई में हो रही है। Let us perform some activities to understand the nature of electric charge. हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हमें समझ में आए कि जो नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है वो कैसे हैपन हो रहा है। बट रिकॉल द फर्स्ट व्हाट यू माइट हैज प्लेस्ड इट एज अ गेम। आप एक गेम के जैसे इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल इन योर ड्राई हेयर, अपने ड्राई हेयर में जो प्लास्टिक स्केल को रब करते हो, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आप देख पा रहे होंगे कि वो जो स्केल है वो काफी स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। चार्जिंग बाय रबिंग, तो ये कह रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग जो चीज है वो कैसे होती है, उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक्टिविटी 15.1, ये कह रहे हैं टेक यूज ऑफ बॉल पेन रिफिल। आप एक बॉल पेन वाली रिफिल ले लीजिए एंड रब इट विग्रेसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन। पॉलिथीन समझ रहे हैं आप, पॉली बैग जिसके अंदर वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आती हैं, वो पॉलिथीन, ठीक है। उस पॉलिथीन के पीस पर आप उस रिफिल को बहुत जोर से रब कीजिए, फटाफट से, बहुत थोड़ा टाइम के लिए। ब्रिंग इट क्लोज पीस ऑफ पेपर। अब उसको एक छोटे छोटे पीस कर रखे हैं आपने पेपर के, उनके पास लेके आए। टेक केयर नॉट टू टच। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिस जगह से आपने रब किया है, देखो दूसरी तरफ से तो अपन होल्ड करके रखते हैं हाथ से, जिस तरफ से अपने पॉलिथीन पे रब किया है उस जगह पर अपना दूसरा हाथ जो भी है हाथ नहीं लगना चाहिए, और कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट उसके पास में नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे आपने रब किया फटाफट से उसको पेपर के पास में लाए। रिपीट द एक्टिविटीज विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब यही सेम चीज आपने देखा, वो पेपर को तो अट्रैक्ट कर लिया है, सेम आप वापस पॉलिथीन पे रब करो, देन देखो कि वो क्या सूखी पत्तियों को अट्रैक्ट कर रही है, हस्क को अट्रैक्ट कर रही है, मस्टर्ड सीड को अट्रैक्ट कर रही है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। देखिए आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आप खुद कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आता है। लेकिन क्योंकि ये जो अपन रिफिल और पॉलीबैग को कर रहे हैं, तो हमने एक बात क्या की थी, कैसे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो छोटी छोटी जो ड्राई लीव्स होंगी वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, हस्क जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मस्टर्ड सीड अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा ये आप लोग खुद करके देखिएगा और मुझे कल बताइए, ठीक है। कि क्या मस्टर्ड सीड जो है, मस्टर्ड सीड जो है जो घर पे अपन राई वगैरह बोलते हैं वो होते हैं, आपके घर पे होगी, आप ये प्रैक्टिकल कर भी सकते हो। तो मुझे कल बताना कि मस्टर्ड सीड अट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, इट्स योर होमवर्क। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलिथीन, जब हम प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं किसके साथ में, पॉलिथीन के साथ में, इट एक्वायर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। ये थोड़ा अपने अंदर क्या कर लेती है, इलेक्ट्रिक चार्ज ले आती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन से इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, जो प्लास्टिक कॉम को हम अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं, इट एक्वायर स्मॉल चार्ज, उसमें भी स्मॉल चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। In the process of charging the refill and the plastic cone, polythene and here also get charged.
लेट ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू अस। हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स पे ये ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को रब करना है पॉलिथीन से या वुलन क्लॉथ से, और फिर उसमें वो अट्रैक्ट होंगे कि नहीं अट्रैक्ट होंगे वो हमें बताना है। तो देखिए रिफिल को हम पॉलिथीन पे करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आंसर लिख देते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हुआ। और जो अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, चार्ज भी होगा। अट्रैक्ट होगा तभी ना, क्योंकि जो चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया इस वजह से। सेम बैलून का भी सेम है। ठीक है, तो बैलून जो है वो भी क्या होगा, इसके अंदर सेम चीज आ जाएगी। और बैलून को हम पॉलिथीन या वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है। इरेजर, इरेजर भी अट्रैक्ट होगा, तो सेम चीज आई हमारे पास में। और अगर हम वुल पे रब करेंगे तो वो अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा बेटा, चार्ज भी होगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है। लेकिन जब हम स्टील स्पून को पॉलिथीन या वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो वो क्या नहीं होती है बेटा, अट्रैक्ट नहीं होती है। तो डजंट अट्रैक्ट, तो वो क्या नहीं होगी, डज नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, तो पॉलिस्टील स्पून को जब हम पॉलिथीन या वुलन पे करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, नॉट चार्ज पार्टिकल्स, नॉट चार्ज। इट्स क्लियर। तो मेटल जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली नहीं देता है। समझ में आ रही है आपको, तो ना तो वो इजीली देता है और ना इजीली उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्लियर। तो इरेजर, बैलून, रिफिल, ये चीजें जो है रब करने से इनमें इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं और इजीली ये चार्ज हो जाती है। लेकिन स्टील स्पून हो गया, सेम ऐसे ही अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कॉइन का, कॉइन को मैं पॉलिथीन पे या वुलन क्लॉथ पे रब करूंगी तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कॉइन किसका बना है, मेटल का बना है। ठीक है, इस वजह से तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं और नॉन चार्ज जो भी है वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि काफी सारे जो है चीजें हैं जो, तो अब जैसे ही हमने रब किया, रब करने से वो कुछ उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। चार्ज ऑब्जेक्ट होने के बाद में वो उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।